हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावनाज लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 का एक मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं। द टॉपिक इज एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या कवर करने वाले हैं, हम वो फीचर्स पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या किया और उसकी स्टेट क्या हो गई। तो ये सब पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर। लेकिन देखते हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो प्रायर टू ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका एविडेंस कहाँ से लिया गया, हमने हमारी बुक में दिया गया है कि एक फ्रेंच ट्रेवलर था जिसका नाम है बर्नर के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर इस बर्नर ने क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया के सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चर था वो अच्छा था। कैसे बताया गया, इसने क्या बताया कि हमारे यहाँ पर अबंडेंस प्रोड्यूस होता था, मतलब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है हमारे यहाँ पर शुगर, बटर और काफ़ी सारी कमोडिटी जैसे कॉटन, इन सब की अबंडेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। और इसके अलावा इसने क्या बताया, हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अच्छा प्रोड्यूस करते थे। फॉर एग्जांपल हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए जैसे वीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, तो ये सब की अच्छी प्रोडक्शन हम कर रहे थे। तो इन सब बातें, ये जो फ्रेंच ट्रेवलर बर्नर ने आर्टिकल लिखा उन सब में ये बातें क्या शो करती हैं कि हमारा एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स के आने से पहले प्रॉस्परस था। प्रॉस्परस का मतलब खुशहाल था, वेरी गुड इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब उन्होंने हम पे रूल करा और वो हमें छोड़ कर गए, तब हमने देखा तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट से मतलब होता है कि आपका एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो ऐसी है जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो इसका मतलब ब्रिटिशर ने हमारे एग्रीकल्चर को स्टैग्नेंट बढ़ा दिया। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर ने जो स्टैग्नेंसी ले आई हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, इसके क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला फीचर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो पहले देखते हैं इस प्रोडक्टिविटी टर्म का मीनिंग क्या होता है। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है। अगर एक लैंड है उससे आउटपुट जनरेट हुआ 50 kg, तो 50 kg आपका क्या हो गया टोटल प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए हम दो पर्सन को लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, एक है बी। ए ने 5 इनपुट लगाए और आउटपुट प्रोड्यूस करे 10। लाइकवाइज बी ने भी 5 इनपुट लगाए लेकिन आउटपुट प्रोड्यूस करे 15। तो इस केस में आप इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप है उसको देखा जाए तो सेम ही इनपुट यूज़ हो रहा है, लेकिन बी ने ज़्यादा आउटपुट रहा है। इसका मतलब बी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब हम इनपुट तो लगा रहे थे कंपैरेटिवली, अगर हम बाहर की कंट्रीज को देखें तो हम इनपुट लगा रहे उतना ही, लेकिन हमारा आउटपुट अच्छा नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो अब ऐसा है, हमारा आउटपुट अच्छा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल अच्छा नहीं है, और आप फर्टिलाइज़र अच्छे से नहीं यूज़ कर रहे, नेग्लिजिबली फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते जा रहे हो, या फिर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो ये रीजंस होते हैं आपके लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट करते हैं हम लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, हम टोटली पानी के लिए बारिश पे ही डिपेंडेंट होते थे। अगर आप रेन पे डिपेंड करोगे तो आपकी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकती है कि आप बहुत एग्रीकल्चर में अनसर्टेन रहोगे, कुछ भी पक्का नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी टाइम पर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो हो सकता है फ्लड आ जाए, आपका क्रॉप बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। लाइकवाइज अब अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बारिश का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, हमारे पास और इरिगेशन फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो अगर बारिश बहुत कम हो गई तो हो सकता है सूखा पड़ जाए, ड्रॉट आ जाए, फेमाइन्स आ जाए। तो ये रीजंस भी था एक कि फेमाइन आने का, कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर कम थी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक मेजर रीज़न, अगर वो पूछेंगे कि वन कॉज बताओ स्टैग्नेंसी का, तो अगर एक कॉज बताएं हमारे एग्रीकल्चर में जो स्टैग्नेंसी आई थी, उसका मेन रीज़न लैंड सेटलमेंट सिस्टम होता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि आप किस तरीके से कल्टीवेटर से रेंट ले रहे हो। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये हमारी है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये है हमारे कल्टीवेटर्स। अब ब्रिटिशर कल्टीवेटर से डायरेक्टली आप रेंट नहीं लेते हैं, तो उन्होंने अपॉइंट करते थे इन बिटवीन मिडलमैन, उनको हम बोलते हैं ज़मींदार। अब ये ज़मींदार इनसे कल्टीवेटर से रेंट कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। अब ब्रिटिशर ने फॉर एग्जांपल फिक्स करा कि 2 रुपये मुझे लगान एज अ रेंट चाहिए,
तो ज़मींदार क्या करते थे, कल्टीवेटर से 3 रुपये लेते थे, 3 रुपये लेकर और 2 रुपये ब्रिटिशर्स को दे देते। तो और कभी कभी ब्रिटिशर ने मान लो 2 रुपीज़ फिक्स रखा है, लेकिन ये अमाउंट को बढ़ा देते थे। तो इस तरीके से ज़मींदार कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। प्लस ज़मींदार के इस एटीट्यूड का रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फिक्स डेट बोलती थी कि भाई मुझे इस फिक्स डेट को, ज़मींदार को बोलती थी कि आप इस फिक्स डेट को ये फिक्स अमाउंट हमें नहीं दे देना, और अगर ये अमाउंट ज़मींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देते थे तो उनके राइट्स कैंसिल कर लिए जाते थे। तो इस राइट कैंसिल ना हो हमारे, तो वो कल्टीवेटर्स पर अपना एटीट्यूड शो करते थे गंदा, ठीक है, क्या उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना उनसे, रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। ब्रिटिशर के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर था, हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था। सबसिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम फूड क्रॉप्स उगा रहे हैं ताकि हमारी अपनी सेल्फ कंजम्पशन वगैरह की नीड तो पूरी हो जाए। लेकिन ब्रिटिशर ने हमें फोर्स करा कमर्शियलाइजेशन के लिए। अब कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है वो हमें फोर्स करते थे कि हम कैश क्रॉप्स उगाएं। तो उन्होंने हमें एक तरीके से फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर रहे थे। इस शिफ्ट का अब ये क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उस वक्त चल रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बन रही थी। अब इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कैश क्रॉप चाहिए, तो ये कैश क्रॉप इन इंडस्ट्रीज को चाहिए थे। इसीलिए ब्रिटेन हमें फोर्स कर रहा था कि फूड क्रॉप ना उगाओ, आप कैश क्रॉप उगाओ। अब कैश क्रॉप उगाने से क्या दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिगो उगाओगे, इंडिगो एक कैश क्रॉप है, अगर आपने ये उगाया तो कुछ टाइम बाद आपकी फर्टिलिटी लैंड की बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं उगा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, गैप बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। टिलर्स का मतलब फार्मर जो कल्टीवेट कर रहे हैं सॉइल, और ऑनर का मतलब हो गया आपका लैंड। अब इन दोनों का गैप बढ़ता ही जा रहा था। क्या हो रहा था, टिलर इनपुट परचेज कर रहा है, उसके इनपुट में कॉस्ट जा रही है वगैरह, पैसा लग रहा है, लेकिन ऑनर क्या करता था, जो आउटपुट बनता था उसके अंदर तो अपना शेयर ले लेता था, लेकिन इनपुट के अंदर जितना भी पैसा लग रहा है, कॉस्ट लग रही है सीड फर्टिलाइजर की, इनपुट के अंदर अपना कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था। अगर इनपुट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो मतलब सारा खर्चा टिलर्स का, और आउटपुट वो ले जाता था काफ़ी हद तक एज अ रेंट की फॉर्म में। तो इसका मतलब है टिलर्स क्या हो रहे थे, गरीब होते जा रहे थे और ऑनर्स अमीर हो जा रहे थे। इसलिए बोलते हैं गैप बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर का क्या फीचर था, हमारी लैंड होल्डिंग स्मॉल थी। स्मॉल इस वजह से भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक लैंड है और उसके 4 उसके चाइल्ड हो गए, तो 4 चाइल्ड के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक पर्सन के पास इतना लैंड आया, फर्दर उसके 4 चाइल्ड हुए तो फिर और डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से लैंड आपके पास छोटा था प्लस स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड का मतलब कुछ लैंड आपका यहाँ है, कुछ लैंड यहाँ है। जब आपका लैंड स्मॉल और स्कैटर्ड होता है तो उसमें कल्टिवेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये आपके फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।